हेलो बच्चों, मनोज गुप्ता अकेडमी में आपका स्वागत है। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। बच्चों, हमारे देश की शासन प्रणाली संसद के अनुसार चलता है। हमने पिछले पार्ट में संसद में लोकसभा और राज्यसभा तथा उनके कार्यों के बारे में जाना। इस पार्ट में हम पढ़ने वाले हैं केंद्रीय कार्यकारी मंडल। पिछले पार्ट में हमने केंद्रीय स्तर पर विधानमंडल अर्थात संसद, विधानमंडल को ही बच्चों संसद कहा जाता है, संसद की रचना और कार्य प्रणाली का अध्ययन किया। और इस पार्ट में हम केंद्रीय कार्यकारी मंडल के बारे में पढ़ने वाले हैं। संघ शासन की रचना। संघ शासन इसका मतलब होता है केंद्र शासन। केंद्र शासन जो दिल्ली से चलाया जाता है, पूरे देश का शासन। बच्चों, संघ शासन जो है हमारे देश की शासन व्यवस्था है। और हमारे शासन व्यवस्था में राष्ट्रपति जो होते हैं सबसे ऊंचे स्थान पे होते हैं। वे जो है विधानमंडल और कार्यकारी मंडल दोनों पे नियंत्रण रखते हैं, यानी वो ही दोनों को चलाते हैं। विधानमंडल में लोकसभा और राज्यसभा, इसके बारे में हमने पढ़ा था, उसके कार्यों के बारे में भी जाना था। बच्चों, इस पार्ट में हम कार्यकारी मंडल के बारे में पढ़ने वाले हैं। और इस कार्यकारी मंडल में प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल का समावेश होता है और हम इनके कार्यों के बारे में जानने वाले हैं। विधानमंडल, कार्यकारी मंडल और न्याय मंडल, ये शासन संस्थाओं के 3 शाखाएं हैं। बच्चों देखो, यहाँ पे चित्र दिया गया है शासन संस्था का। इसके 3 अंग हैं। पहला है विधानमंडल, दूसरा है कार्यकारी मंडल और तीसरा है न्यायपालिका। और जनता का हित ध्यान में रखकर जनता के कल्याण के लिए कार्य करते हैं। कि जो मंडल बनाया गया है ये जनता की भलाई के लिए बनाया गया है, जनता की भलाई के लिए कार्य करते हैं। यह आप जानते ही है। संसदीय शासन प्रणाली में कार्यकारी प्रणाली विधानमंडल का अंग होता है और विधानमंडल के लिए ही उत्तरदायी होता है। हमने पिछले पार्ट में पढ़ा था कि संसदीय शासन प्रणाली की जो कार्य प्रणाली होती है, कार्यकारी प्रणाली, वो विधानमंडल का एक अंग होता है। यानी विधानमंडल में जो कुछ होता है उसके प्रति वो जिम्मेदार है। इस कार्यकारी मंडल में किनका समावेश रहता है? संविधान के अनुसार संदर्भ में कौन से प्रावधान किए गए हैं? कार्यकारी मंडल लोगों के भलाई के लिए कैसी कैसी जो नीतियां, मतलब होता है कानून, कैसे कैसे कानून बनाता है, इन सभी बातों की जानकारी हमें कार्यकारी मंडल का अध्ययन करने से प्राप्त होता है। भारत के केंद्रीय कार्यकारी मंडल में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल का समावेश होता है। देखो बच्चों, नीचे दिया गया है। कार्यकारी मंडल के 3 अंग होते हैं। पहले राष्ट्रपति, दूसरा प्रधानमंत्री और तीसरा मंत्रिमंडल। ये तीनों का समावेश कार्यकारी मंडल में होता है। सबसे पहले हम राष्ट्रपति के बारे में जानेंगे। सभी को मालूम है राष्ट्रपति भारत के पहले व्यक्ति माने जाते हैं, प्रथम नागरिक माने जाते हैं। ये हमारे देश के इस समय के राष्ट्रपति हैं। भारत के संविधान में निहित प्रावधानों के अनुसार राष्ट्रपति सर्वोच्च राष्ट्र प्रमुख है। राष्ट्रपति का पद बहुत ही सम्मान और प्रतिष्ठा का पद होता है और वे गणतंत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। संविधान ने राष्ट्रपति को देश की संपूर्ण कार्यकारी सत्ता दी है। देश का शासन राष्ट्रपति के नाम से चलता है। ऐसा होने पर भी प्रत्यक्ष रूप में प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल ही शासन चलाता है। इसलिए राष्ट्रपति नामधारी संवैधानिक प्रमुख है तो प्रधानमंत्री कार्यकारी प्रमुख। बच्चों, जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति को हम प्रथम नागरिक मानते हैं और उनको पूरा अधिकार मिला है देश को चलाने का अधिकार, लेकिन वो सिर्फ नाम मात्र के रहते हैं और पूरे देश का शासन, क्या क्या कार्य करना है, सभी कार्य हमारे देश के मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री चलाते। राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप में लोगों द्वारा किया जाता है, क्योंकि हम ही लोग हमारे देश के नेताओं को चुनते हैं। वे सभी लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य बनते हैं और उन्हीं लोग मिलकर हमारे देश के राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। यानी एक प्रकार से देखा जाए तो हम ही लोग राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं अप्रत्यक्ष रूप से। भारत के आम मतदाता राष्ट्रपति का सीधा चुनाव नहीं करते हैं, बल्कि उनके द्वारा चुने गए संसद सदस्यों और राज्यों के विधान सभाओं के सदस्यों द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। संसद सदस्य और राज्य विधानसभा के सदस्यों के गुट को निर्वाचन मंडल कहा जाता है। इसमें जो गुट रहता है, जो समूह रहते हैं, जो राष्ट्रपति को चुनते हैं, उनको निर्वाचन मंडल कहा जाता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। जो भी राष्ट्रपति चुने जाते हैं वो 5 साल के लिए होते हैं। उसके बाद फिर से चुनाव होता है तो दूसरे राष्ट्रपति चुने जाते हैं। राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ने वाला व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए और उसकी आयु जो है 35 वर्ष पूरी होनी चाहिए।
राष्ट्रपति पद पे चुने गए व्यक्ति को अपना पद स्वीकारते समय शपथ लेनी पड़ती है। देखो बच्चों, नीचे चित्र दिया गया है, राष्ट्रपति हमारे देश के हैं और वो शपथ ले रहे हैं। शपथ का मतलब होता है कसम खानी होती कि हम अपने देश का कार्य अच्छी तरह से चलाएंगे। उसके अनुसार संविधान का रक्षा करना, संविधान के अनुसार शासन चलता है, यह देखने की जिम्मेदारी राष्ट्रपति की होती है। प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के सलाह से राष्ट्रपति शासन चलाते हैं। राष्ट्रपति पूरे देश का शासन चलाते हैं, लेकिन उसका जो कार्य करने के लिए प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल जो है सलाह देते हैं और उसके अनुसार राष्ट्रपति हमारे देश का शासन चलाते हैं। संविधान रक्षा करने की जिम्मेदारी राष्ट्रपति की होती है। जो हमारे देश का संविधान है, जिसमें तरह तरह के कानून लिखे गए, उसकी रक्षा करने की जिम्मेदारी जो है राष्ट्रपति की होती है। परंतु राष्ट्रपति कोई आचरण संविधान का उल्लंघन करने वाला हो तो उन्हें पद से हटाने का अधिकार संसद को प्राप्त है। हमारे देश के संविधान में जो कानून वगैरह रहा है उसकी रक्षा करने की जिम्मेदारी है, लेकिन अगर राष्ट्रपति का कोई आचरण अच्छा नहीं है या संसद के अनुसार वो कार्य नहीं कर रहे हैं तो उनको उनके पद से हटाए जा सकते हैं। इस प्रक्रिया को महाभियोग प्रक्रिया कहा जाता है। यदि राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करता हुआ हो या किसी सदन द्वारा ऐसा आरोप लगाया जाता हो तो दूसरे सदन द्वारा उन आरोपों की जांच पड़ताल की जाती है। दोनों सदनों के विशेष बहुमत 2/3 के प्रस्ताव पारित होना आवश्यक है। तत्पश्चात राष्ट्रपति अपने पद से दूर होते हैं। अगर मान लो कोई महाभियोग का उनके ऊपर लगाया गया कि ये राष्ट्रपति अच्छी तरह से काम नहीं करते, संसद उनको हटा सकता है। लेकिन ऐसा करने के लिए अगर एक सदन उन पे आरोप लगाता है कि ये राष्ट्रपति अच्छी तरह से कार्य नहीं कर रहे हैं या उनको हटाना चाहिए, तो राज्यसभा क्या करता है, उसकी जांच पड़ताल करती है। और जब दोनों सदन में 2/3 प्रस्ताव पारित होता है, क्या सब मतलब उनके ऊपर वो अपराध साबित होता है, तभी उनको हटाया जा सकता है, अन्यथा उनको हटाया नहीं जा सकता। राष्ट्रपति के कार्य और अधिकार। संविधान द्वारा राष्ट्रपति को कई कार्य दिए गए हैं, उनमें से कुछ इस प्रकार है। सबसे पहला, राष्ट्रपति को संसद का सत्र बुलाना और स्थगित करना। स्थगित करना मतलब रोकना। संसद को संदेश भेजना। लोकसभा के पूर्णावधि के बाद, यानी लोकसभा का जो कार्य करने का अवधि है अगर वो खत्म हो जाता है, उसके बाद के समय कब उसे खत्म करना है और कब शुरू करना है, ये सभी अधिकार जो है राष्ट्रपति को प्राप्त है। दूसरा है लोकसभा और राज्यसभा द्वारा पारित विधेयक। विधेयक मतलब प्रस्ताव पर राष्ट्रपति का हस्ताक्षर होना आवश्यक है। अगर मान लो कोई कानून बनाना है या प्रस्ताव हम लिखते हैं लिखित रूप में, तो उसमें राष्ट्रपति का हस्ताक्षर होना जरूरी है। अगर हस्ताक्षर नहीं हुआ, देखो बच्चों ऊपर चित्र दिया है, राष्ट्रपति हस्ताक्षर करें, अगर उनका हस्ताक्षर नहीं हुआ तो कोई भी कानून जो है पास नहीं हो सकता है, यानी कानून लागू नहीं किया जा सकता। तीसरा है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं और उनके द्वारा सुझाए गए व्यक्तियों की मंत्री पद पर नियुक्ति करते हैं। बच्चों, सबसे पहले राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री का चुनाव करते हैं। उसके बाद प्रधानमंत्री बनने के बाद प्रधानमंत्री जो उनके विश्वसनीय व्यक्ति होते हैं उनके बारे में उनको बताते हैं, उनका सुझाव देते हैं कि इन व्यक्ति को चुना जाए, तो उसके बाद जो है राष्ट्रपति उनका चुनाव करते हैं। चौथा है राष्ट्रपति उच्चतम और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। साथ ही सभी राज्यों के राज्यपाल, मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य महत्वपूर्ण पदों के व्यक्ति की नियुक्ति करते हैं। देखो बच्चों, यहाँ पे उच्चतम न्यायालय दिया गया जो दिल्ली में है और उच्च न्यायालय जो है दिया गया है मुंबई में है। यहाँ के जो न्यायाधीश होते हैं उनका चुनाव जो है राष्ट्रपति करते हैं और साथ साथ राज्यपाल, निर्वाचन आयुक्त जैसे महत्वपूर्ण जो पद होते हैं उसके जो अधिकारी है उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रपति भारत के तीनों रक्षा दलों के सर्वोच्च प्रमुख होते हैं और युद्ध और शांति संबंधी सभी निर्णय राष्ट्रपति लेते हैं। देखो बच्चों, यहाँ चित्र दिया गया है थल सेना, वायु सेना और जल सेना। इनके जो राष्ट्रपति होते हैं वो प्रमुख होते हैं और युद्ध और शांति के संबंधी में जो निर्णय लेना होता है तब राष्ट्रपति निर्णय लेते हैं और इन अधिकारियों का चुनाव भी राष्ट्रपति करते हैं। छठा है राष्ट्रपति को कुछ न्यायालयीन अधिकार भी प्राप्त है। उदाहरण, किसी व्यक्ति की सजा घटाना, सजा की तीव्रता को कम करना, अपवादात्मक परिस्थिति में मानवतावादी भूमिका से सजा कम करने का या उसे रद्द करने का अधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त है। जैसे मान लो किसी को सजा हुई या वे चाहे तो इनकी सजा कम कर सकते हैं या उनका सजा को पूरी तरह से खत्म भी कर सकते, उनको ये अधिकार प्राप्त है। सातवां है
देश में आपातकाल परिस्थिति उत्पन्न होने पर राष्ट्रपति को आपातकाल घोषित करने का अधिकार प्राप्त है। संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल दिए गए हैं। पहला राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल का मतलब होता है पूरे देश का आपातकाल। आपातकाल यानी अचानक में कोई दुर्घटना घटना। इसके अलावा दूसरा है राज्यों में आपातकाल अथवा राष्ट्रपति शासन। तीसरा है आर्थिक आपातकाल। आर्थिक का मतलब होता है पैसों से या व्यापार से संबंधित आपातकाल। राष्ट्रपति के अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति इनके दायित्वों का निर्वाह करते हैं। अगर राष्ट्रपति नहीं है तो उनके जगह जो उनकी जिम्मेदारी निभाने का कार्य जो है उपराष्ट्रपति करते हैं। देखो बच्चों, यहाँ पे इस समय के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चित्र दिया गया है। उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा किया जाता है। दोनों सदन यानी लोकसभा और राज्यसभा के जो सदस्य हैं उनके द्वारा उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। प्रधानमंत्री और उनका मंत्रिमंडल। राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख होते हैं, तो हमको मालूम है संविधान के प्रमुख होते हैं और उनके पास नाम मात्र की सत्ता रहती है, यानी नाम के लिए सत्ता रहती है। जो कार्य है वो पूरा जो देश का शासन है वो प्रधानमंत्री और उनका मंत्रिमंडल चलाते हैं। हम सभी लोग जानते हैं प्रधानमंत्री कौन से कार्य और भूमिकाओं का निर्वहन करते हैं, इसके बारे में हम जानने वाले हैं। चुनाव में जिस दल को बहुमत मिलता है वह दल अपने नेता का प्रधानमंत्री पद के लिए चुनाव करता है। यानी जैसे चुनाव हुआ उसमें सबसे ज्यादा वोट जिसको मिलता है उसको प्रधानमंत्री बनाया जाता है। इसी दल के विश्वास पात्र सहयोगियों को प्रधानमंत्री अपने मंत्रिमंडल में शामिल करते हैं। और जब प्रधानमंत्री चुने जाते हैं तो क्या करते हैं, जो उनके विश्वसनीय व्यक्ति होते हैं उनको मंत्रिमंडल के लिए चुनते हैं। प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों का संसद सदस्य होना आवश्यक है। यानी जो भी प्रधानमंत्री और मंत्री बनते हैं उनका सबसे बड़ा पहला कार्य है वो संसद के सदस्य होना चाहिए। न होने पर उन्हें 6 माह के भीतर ही संसद की सदस्यता प्राप्त करनी पड़ती है। प्रधानमंत्री और उनका मंत्रिमंडल सही अर्थ में शासन चलाते हैं। इसका अर्थ यह है कि शासन की वास्तविक सत्ता प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिमंडल के पास होती है। प्रधानमंत्री के कार्य। बच्चों, पहला कार्य प्रधानमंत्री सबसे पहले अपने मंत्रिमंडल का गठन करते हैं, यानी मंत्रिमंडल को चुनकर उनका गठन करते हैं। प्रधानमंत्री अपने पार्टी के विश्वास पात्र सहयोगियों को प्राथमिकता देते हैं, पर उसके साथ मंत्रियों का चयन करते समय उनका प्रशासकीय अनुभव, शासन कौशल, कार्य क्षमता, विषय ज्ञान आदि बातों का विचार करते हैं। वो प्रधानमंत्री अपने विश्वसनीय सहयोगियों को चुनते हैं, लेकिन उसके लिए उनके पास वो गुण होने चाहिए जो जरूरी होती है एक मंत्री के लिए। उनके पास शासन का अनुभव होना चाहिए, शासन चलाने का कौशल होना चाहिए, कार्य करने की क्षमता होना चाहिए। जिस चीज के वो मंत्री बने हैं उसके बारे में उनको पूरी जानकारी होना चाहिए। उदाहरण के तौर पे अगर हम किसी को रेल मंत्री बनाते हैं तो रेल के विषय में पूरी जानकारी होनी चाहिए कि कौन सा ट्रेन क्या है, उस कितना पैसा आ रहा है, कितना जा रहा है, रिजर्व सीट कितने हैं, उसके बारे में यानी रेल के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। दूसरा है मंत्रिमंडल में किनका समावेश करना है, यह तय होने के बाद प्रधानमंत्री उन विभागों का वितरण करते हैं। मान लो मंत्रिमंडल का गठन किया गया, उसके बाद क्या करते हैं, प्रधानमंत्री जो है जो मंत्री बने रहते हैं उनको अलग अलग भागों को बांट देते हैं। जैसे किसी को रेल मंत्री बना दिया, किसी को बजट मंत्री बना दिया, खाद्य मंत्री बना दिया, ऊर्जा मंत्री बना, इस तरह से अलग अलग विभागों का वितरण करते हैं। प्रधानमंत्री जो है मंत्रिमंडल का नेतृत्व करते हैं, यानी उनके वो नेता होते हैं। यानी मंत्रिमंडल की जितनी भी सभाएं होती है उसमें वे अध्यक्ष के रूप में उपस्थित रहते हैं। चौथा है विभागों का वितरण करने के पश्चात प्रधानमंत्री को विविध विभागों में समन्वय रखना, परस्पर सहकारिता को बढ़ावा देना, विभागों का कार्य पूरी कार्य क्षमता से होता है या नहीं यह देखना आदि कार्य पूर्ण करने पड़ते हैं। प्रधानमंत्री अलग अलग लोगों में अलग अलग विभागों का बंटवारा करते हैं, तो वो अपना कार्य किस प्रकार करते हैं, वो अपने कार्य अच्छी तरह से कर रहे हैं कि नहीं करते हैं, तो ये सभी कार्यों को देखने की जो जिम्मेदारी होती है यह प्रधानमंत्री की होती है। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में देश की प्रतिमा को बढ़ाना, वैश्विक जनमत को अपने अनुकूल करने के लिए प्रयत्न करना, देश की जनता को आश्वस्त करना, आपदा के समय में आपातग्रस्तों की सहायता करना आदि कार्यों का प्रधानमंत्री को निर्वाह करना पड़ता है। सबसे पहला बात, अगर प्रधानमंत्री वो बने हैं तो अपने देश की प्रति जो इज्जत है उसको बढ़ाना, अपने देश को आगे बढ़ाना और अपने देश
की जो जनमत है उसको अनुकूल करना, यानी उन लोगों का मत उनकी तरफ रहे, उनके ऊपर लोगों का विश्वास रहे कि हमारे जो प्रधानमंत्री हमारे देश के लिए अच्छा कार्य कर। उसके अलावा जो हमारे देश में मान लो कोई आपदा वगैरह आ जाती है, कहीं पे भूस्खलन हो गया या बाढ़ आ गया या कुछ हो गया, तो वहां पे जाके देखना, वहां के लोगों की सहायता करना, ये सभी कार्य जो है प्रधानमंत्री का होता है। मंत्रिमंडल का कार्य। संसदीय शासन प्रणाली में मंत्रिमंडल कानून निर्मित में अग्रसर रहता है। उसका प्रारूप तैयार करके उस पर चर्चा की जाती है। उसके पश्चात उसे संसद के सदन में प्रस्तुत किया जाता है। मंत्रिमंडल सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा कर निर्णय लेते हैं। अगर कोई मान लो प्रस्ताव पारित करना है तो मंत्री लोग जो रहते हैं आपस में चर्चा करते हैं, ये कानून सही है नहीं है, उसके बाद उस पर निर्णय लिया जाता है। देखो बच्चों, यहाँ चित्र दिया गया है मंत्रिमंडल का। दूसरा है मंत्रिमंडल को शिक्षा, कृषि, उद्यम, स्वास्थ्य, विदेश व्यवहार आदि अनेक विषयों पर एक निश्चित नीति अथवा कार्य की दिशा निर्धारित करनी पड़ती है। मंत्रिमंडल द्वारा निर्धारित नीति के संबंध में संसद को विश्वास में लेना पड़ता है। इसलिए मंत्रिमंडल के मंत्री अपने विभाग की नीति को संसद में प्रस्तुत कर उसे संसद की मंजूरी पाने की कोशिश करते हैं। मैंने बताया था कि अलग अलग विभाग के अलग अलग मंत्री बनते हैं, तो अपने विभाग के लिए कोई नया कानून बनाना है या उसका विकास करना है तो वो संसद में बोलते हैं, उसके लिए प्रस्ताव पारित करते हैं और उसके बाद मंजूरी मिल जाने पे वो कानून बनाया जाता है। तीसरा है मंत्रिमंडल की मुख्य जिम्मेदारी नीतियां कार्यान्वित करने की होती है। संसद द्वारा उन नीतियों को कानून या प्रस्तावों की मंजूरी दिए जाने पर मंत्रिमंडल उसे अमल में लाता है। मान लो कोई कानून प्रस्ताव दिया गया और वो पारित हो गया, सभी ने चर्चा बहस किया और सभी को लगा ये कानून सही है, तो उसकी मंजूरी मिलती है, राष्ट्रपति का हस्ताक्षर होता है, उसके बाद में मंत्रिमंडल जो है उसको लागू करता है। संसद मंत्रिमंडल पे किस प्रकार नियंत्रण रखती है? संसदीय शासन प्रणाली में संसद का मंत्रिमंडल पे नियंत्रण रखने का प्रयत्न रहता है। कानून अथवा नीतियों की निर्मित और उसे अमल में लाना और उसके पश्चात संसद मंत्रिमंडल पे नियंत्रण रखती है। इस नियंत्रण के कुछ उपाय इस प्रकार है। सबसे पहला है चर्चा और विचार विमर्श। कानून बनाते समय संसद सदस्य चर्चा और विचार विमर्श करके मंत्रिमंडल को उनकी नीतियों में यानी कानून वगैरह जो होते हैं उसमें निहित कमियां दिखाते हैं और उस कानून को निर्दोष बनाने की दृष्टि से यह चर्चा बहुत महत्वपूर्ण होती है। यानी जो भी कानून बनाया जाता है ये अच्छा है या खराब है उस पर चर्चा होती है। इससे क्या है, उसमें जो भी कमियां उसको हम ढूंढ सकते हैं। दूसरा है प्रश्नकाल। संसद सत्र के समय सदन की कार्यवाही की शुरुआत संसद सदस्यों द्वारा पूछे गए प्रश्नों से होती है। इन प्रश्नों से संबंधित मंत्री द्वारा संतोषजनक उत्तर देना आवश्यक है। अगर कोई चीज पूछा जाता है संसद में तो मंत्रियों को उनका आंसर देने आना चाहिए, क्योंकि उस पे कानून वगैरह बनाया जाता है। प्रश्नकाल मंत्रिमंडल पे नियंत्रण रखने का एक बहुत ही प्रभावी उपाय है। शासन की आलोचना करना, प्रश्न उपस्थित करना यह इसी समय होता है। मंत्रियों के उत्तर से संतुष्ट न होने पर विवाद उत्पन्न हो सकता है। अपना निषेध व्यक्त करने हेतु कुछ समय के लिए संसद सदस्य सभा त्याग करते हैं अथवा घोषणा देते हुए सदन के बीच स्थान में इकट्ठा होते हैं। तीसरा है शून्यकाल। अधिवेशन सत्र के समय में दोपहर 12 बजे का समय शून्यकाल के रूप में जाना जाता है। इस समय सार्वजनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण किसी भी विषय पर चर्चा कराई जा सकती है। शून्यकाल का वह समय होता है जैसे दोपहर का 12 बजे का जो समय होता है वो शून्यकाल है। जब चर्चा बहस होने के बाद अगर कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना होता है तो इसके बाद में वहां से हट के एक जगह इकट्ठा होकर कुछ जो मुख्य व्यक्ति है वो चर्चा करते। अविश्वास प्रस्ताव मंत्रिमंडल पर नियंत्रण रखने का एक अत्यंत प्रभावी उपाय है। लोकसभा में सरकार को जब तक बहुमत है तब तक सरकार कार्य कर सकती है। यदि यह बहुमत संसद सदस्य निकाल लेते हैं तो सरकार अथवा मंत्रिमंडल सत्ता में नहीं रह सकता। अगर कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं मैं अपना बहुमत ले लेता हूँ तो वो मंत्रिमंडल जो है सत्ता में नहीं रह सकता है। संसद सदस्य हमारा मंत्रिमंडल पे विश्वास नहीं रहा यह कहकर अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकते हैं, यानी अपना बहुमत वो ले सकते हैं। अगर बहुमत से यह प्रस्ताव पारित हुआ तो मंत्रिमंडल को त्याग पत्र देना होता है। कार्यकारी मंडल के नियंत्रण में व्यापक नौकरशाही होती है
और नौकरशाही की संरचना का अध्ययन हम छठे प्रकरण में करने वाले हैं। जो मंत्री लोग होते हैं, मंत्रिमंडल के नीचे जो है नौकरशाही रहते हैं, जो जगह जगह ऑफिस वगैरह रहते हैं, उसमें जो अधिकारी रहते हैं वो रहते हैं, इसके बारे में हम छठे पाठ में पढ़ेंगे।